The phasor means, phasor implies, phasor represents a rotating vector. AC के चैप्टर में हमने करंट एंड वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज देखी है। इस तरह ये एक बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सर्किट सॉल्व किए थे उसमें या तो प्योरली एक कैपेसिटिव सर्किट था, वो सिर्फ एक कैपेसिटर था, या केवल एक इंडक्टर था, या केवल एक रेजिस्टर। बट अगर एक ही सर्किट में मोर देन वन सच कंपोनेंट्स हो तो वो सर्किट सॉल्व करना एनालिटिकली मुश्किल हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को स्किप करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए हमने ये एक टेक्निक बनाई हुई है फेजर डायग्राम। इसमें हम करते क्या है कि जो भी साइनोसॉइडली ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज हैं उनको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हर एक एसी क्वांटिटी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे कि ये I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी के आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। अभी इस डायग्राम में ये वेक्टर यहाँ पर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस डायग्राम में थोड़ा सा और वर्टिकली अलाइन हो गया, और इस डायग्राम में ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। सो ये जो एंगल है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो कांस्टेंटली बढ़ता चला जाता है बिकॉज दिस वेक्टर इज इन रोटेशन। Phasor means rotating vector. The vector which would be representing the sinusoidally oscillating physical quantities. किसी भी समय पर ये एंगल कितना होगा वो निर्भर करेगा कि उस समय पर फेज की वैल्यू क्या थी। अगर ये फेज की वैल्यू कभी मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। एक सेकंड के बाद ये एंगल बढ़कर, टोटल एंगल बढ़कर 40 डिग्री अगर हो जाता है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, एंड सो किसी भी समय का इंस्टेंटेनियस the wave phasor with respect to positive x-axis, it will be equal to the instantaneous value of the phase of sinusoidally oscillating quantity. इस वेक्टर के रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग, यानी ये एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, वो निर्भर करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। अभी हमने एक एग्जांपल ऐसे लिया, मान लीजिए कि ओमेगा की वैल्यू 10 पाई है, मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज implies 5 rotations per cycle। 5 हर्ट्ज का मतलब अगर इस क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब है कि 5 oscillations in 1 second। Now since we are representing this quantity using a vector, so this vector will be rotating 5 revolutions in 1 second। So frequency of rotation will be frequency of the oscillation। Okay, now next we will be drawing phasor diagrams for different circuits, starting with the simplest possible circuits which were purely resistive, purely inductive and purely capacitive। सपोज कीजिए कि सबसे पहले मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाता हूं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मींस the one having only resistor। एक रेजिस्टर और उसके अक्रॉस एक साइनोसॉइडली ऑसिलेटिंग बैटरी हमने लगा दी। दिस इज द रेजिस्टर। लेट दिस वोल्टेज बी V इक्वल्स टू V नॉट sin omega t plus phi। let it be this। okay, रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज ये लगाते हो तो हमें पता है कि रेजिस्टर इज अ डिवाइस, इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो अपने अक्रॉस के करंट को और वोल्टेज को सेम फेज में रखता है। तो हमारी डेरिवेशन में ये रिजल्ट दिया था कि इधर I नॉट साइन एंड ओमेगा टी प्लस फाई मीन्स द फेज विल बी सेम। जो फेज करंट का था, जो वोल्टेज का था, वही फेज करंट का हो जाएगा। I नॉट की वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली V नॉट बाई आर थी, तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So in this circuit there are two quantities which will be sinusoidally oscillating। इस सर्किट का वोल्टेज वो साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेगा और इस सर्किट का करंट भी साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर साइन की जगह अगर कोसाइन होता तो भी ये साइनोसॉइडल वेरिएशन ही माना जाता है। साइन एंड कोसाइन बोथ आर साइनोसॉइडल। सो इस वाले केस का जो फेजर डायग्राम हो जाएगा, मैं एक बार वो रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए फेजर दो बनेंगे। एक फेजर बनेगा
ऑसिलेटिंग वोल्टेज के लिए और दूसरा बनेगा ऑसिलेटिंग करंट के लिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज द फेजर फॉर द ऑसिलेटिंग वोल्टेज, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से मैग्नीट्यूड तय किया जाता है फेजर का। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल फेज के बराबर होता है हर समय का। तो फेज हमारा वोल्टेज का ओमेगा टी प्लस फाई है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओमेगा टी प्लस फाई। सो एक फेजर तो ये हो गया। दूसरी क्वांटिटी थी करंट। करंट भी ऑसिलेटिंग है, इसलिए इसको भी फेजर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो करंट का फेजर और वोल्टेज के फेजर में डिफरेंस कहां पर आ रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा सा कम होगा। आप जानते हैं कि IRMS की वैल्यू VRMS बाई R होता है। इन जनरल R की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि IRMS का वैल्यू VRMS से कम होगा। अगर ये 1 से छोटा है तो अपोजिट भी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आई रिप्रेजेंट दिस as the phasor for the oscillating current. So this value is IRMS. So in the phasor diagram of a purely resistive circuit, we need to draw two phasors, one for the voltage, another for the current. और क्योंकि इन दोनों का फेज सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। किसी को इसमें डाउट है? Anyone? So this is the phasor diagram of purely resistive circuit. Now phasor diagram of purely capacitive circuit. आपका जो एग्जाम होता है स्कूल का, बोर्ड का एग्जाम, उसमें फेजर डायग्राम जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम 2 मार्क्स का ये पार्ट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेट्स से एक कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस आपने जो वोल्टेज लगाई है वो V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस वाले केस में जो चलने वाला करंट है वो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था कि इसकी इक्वेशन में I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और कैपेसिटर करंट को आगे रखता है और वोल्टेज को पीछे रखता है। तो वोल्टेज पीछे रहनी चाहिए, करंट आगे होना चाहिए। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब करंट का जो फेज होगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। ये प्लस पाई बाई टू एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर जो I0 की वैल्यू थी वो हमने मेंशन की थी कि वो V0 बाई XC होती है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। So in this case also there are two physical quantities जो कि साइनोसॉइडली ऑसिलेट कर रही हैं, इसलिए दो फेजर आएंगे। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज सर्किट के अंदर हैं जो साइनोसॉइडल ऑसिलेशन रखती हैं, उतनी फिजिकल क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करोगे। इन दिस केस मैंने वोल्टेज मान लीजिए इधर ड्रॉ किया, जैसे कि वहां पे ड्रॉ किया था VRMS, आई मेंशन इट टू बी VRMS। लेकिन इस बार जो करंट होगा वो इसी के ऊपर ओवरलैप सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि करंट का फेज पाई बाई टू आगे है। तो जब वोल्टेज वेक्टर यहां होगा तो करंट वेक्टर ऑलरेडी इससे 90 डिग्री घूमते हुए आगे पहुंच चुका होगा। सो द करंट शुड बी रिप्रेजेंटेड at an angle of 90 degree ahead of voltage. So this is the phasor for the current IRMS. यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 0 था। डिफरेंस ऑफ द फेज बिटवीन VRMS एंड IRMS इज 0। यहाँ पर करंट का फेज 90 डिग्री ज्यादा है, as we derived it. So this is the phasor diagram for purely capacitive circuit. Approaching similar way, purely inductive circuit. For purely inductive circuit, again, let's say the voltage is sine of omega t plus phi, applied voltage, and the corresponding current that would flow in this kind of circuit will have a change in the value of the phase. Inductor, what does the inductor do? It keeps the current lagging behind by 90 degree
with respect to the voltage. इंडक्टर करंट को सप्रेस करता है, वो करंट की ग्रोथ को एब्रप्टली अलाउ नहीं करता। तो जितना फेज वोल्टेज का होगा उसके फेज से पाई बाई 2 करंट का फेज पीछे रहेगा। नाउ दिस इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड इन द corresponding phasor diagram. So again, let's say I draw the phasor of the voltage applied in this direction, VRMS. In order to show this lagging, आपको जो करंट का फेजर बनाना है वो पाई बाई 2 इधर ना बनाकर वो पाई बाई 2 नीचे की तरफ बनाएंगे। This is the phasor of RMS value of the current. Okay, so that this angle is again 90 degree. So these are the corresponding phasor diagrams of these three pure circuits. ये जो फेजर्स हैं, as we already told you, कि ये फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, मतलब ये किसी एक सिचुएशन मोमेंट ऑफ टाइम पे लेट्स से इनका ओरिएंटेशन ये वाला है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, और दोनों के घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ओमेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए अगर ऑलरेडी इनका इनिशियल एंगल 90 डिग्री था, देन ऑल द टाइम इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री ओनली। ये घूमते रहेंगे दोनों के दोनों एक साथ, इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हमेशा बना रहेगा। इस तरीके से घूमते हुए फेजर्स का आपने मान लीजिए फोटोग्राफ लिया, एक स्नैपशॉट लिया, तो ये जो है ये एक किसी इंस्टेंट की पोजीशंस हैं। इससे अगली इंस्टेंट पे ये वोल्टेज वेक्टर इधर आ चुका होगा और करंट वेक्टर उतना ही आगे बढ़ चुका होगा, स्टिल द एंगल बिटवीन द टू वुड बी 90 डिग्री। सो दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स, व्हाट वी हैव ड्रॉन इज जस्ट अ स्नैपशॉट। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम इस तरीके से बना देता, उसने मान लीजिए यहां पर वोल्टेज बना दी और उसने करंट यहां पे बना दिया, इवन ही इज करेक्ट, अभी भी वो सही है। अल्टीमेटली दिखाना क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले तो करंट आगे रहे, तो अभी भी इससे तो ये आगे ही है, कितना आगे है 90 डिग्री। कोई बच्चा अगर इसको इस तरीके से दिखाता है, सपोज कीजिए कि उसने वोल्टेज एक्सेस, जो वोल्टेज का आरएमएस है वो वाई एक्सिस पर ही ले लिया, वीआरएमएस, तो उसको फिर जो करंट दिखाना पड़ेगा वो इसके 90 डिग्री पर दिखाना पड़ेगा। दिस डायग्राम इज इक्वली करेक्ट, क्योंकि कभी ना कभी पोजीशन ये होगी, कभी ना कभी पोजीशन ये होगी, कभी ना कभी पोजीशन ये होगी। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम corresponding to any time instant, सबके सब इक्विवेलेंट है, they are giving you, they are conveying the same set of information। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज नोट इट डाउन, फेजर डायग्राम जरूर आएगा। कोई डाउट है किसी को? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सर्किट के फेजर डायग्राम्स थे, ठीक है। इन सर्किट को तो हमने अदरवाइज भी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। देखिए इसको बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको कोई ये डायग्राम दे दे और पूछे कि ये किस सर्किट का डायग्राम है, तो आप बता सकते हो कि ये सर्किट प्योरली कैपेसिटिव था। कैसे? क्योंकि करंट आगे है इसलिए कैपेसिटिव है, और क्योंकि करंट आगे 90 डिग्री से ही है इसका मतलब ये प्योरली कैपेसिटिव। अगर मान लीजिए करंट आगे तो होता लेकिन 90 डिग्री से नहीं होता, 50 डिग्री से होता, तो इसका मतलब होता है कैपेसिटर तो है सर्किट में लेकिन सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर अगर होगा तो फिर 90 डिग्री से आगे। इन तीनों ही डायग्राम्स में जैसे मैंने मेंशन कर दिया था, ये जो एंगल है इंस्टेंटेनियस एंगल, ये वाला एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, so this is omega t plus phi।
ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, सिमिलरली आप अगर चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं करंट का एंगल भी। देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके और ये पूरा एंगल मेंशन करता हूँ जहां तक कि हमारा करंट का फेजर है, तो एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ तक हो जाएगा इस पॉइंट तक, और उसके बाद 90 डिग्री और है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो इस फेजर को देखकर आप बता सकते हो कि सर्किट कैसा था, या सर्किट को देखकर बता सकते हो कि फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। सो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, एक का पता होना मतलब दूसरे का भी पता होना, दोनों पता हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले सर्किट हमने कैलकुलस मेथड से केवीएल यूज करके भी कर लिया था, तो वहां पर इन पर्टिकुलरली इन केसेस के लिए इनकी ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये वैसे ही आसान है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल के सर्किट्स हैं जिसमें कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होंगे या 3 कंपोनेंट होंगे या उससे ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उन केसेस के लिए ये जो थ्योरी है, ये जो तरीका है, दिस इज क्वाइट यूजफुल। सो अभी हम नेक्स्ट फेजर डायग्राम बनाएंगे फॉर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। RC circuit means there is a circuit, AC circuit, in which there is a resistor and there is a capacitor. इंडक्टर की प्रेजेंस फिलहाल हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और RC सर्किट भी दो तरीके का हो सकता है, सीरीज और पैरेलल, लेकिन आपके कोर्स में CBSE में सिर्फ सीरीज सर्किट है, तो मैं इसको सीरीज में बना रहा हूँ सिर्फ। So we are having two components, resistor and a capacitor, connected in series with each other, and the whole system is being excited by application of a sinusoidally oscillating voltage sin V0 sin omega t। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइव बस थोड़ा सा ईज के लिए नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इधर कितनी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेंगी। एक बार पहले यहाँ पे समझ लो बात को, फिर नोट कर लो। यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आप क्या क्या जानने की इच्छा रख सकते हो सकता है आपसे कहा जाए कि सर्किट की ओवरऑल वोल्टेज क्या है, जिसको मैंने V बोल दिया। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सर्किट में जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस की वोल्टेज क्या है, सिर्फ इसके अक्रॉस की वोल्टेज क्या है। हो सकता है पूछा जाए कि सर्किट का जो कैपेसिटर है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो तीन तरह की वोल्टेजेस हो गई, कैपेसिटर की वोल्टेज, रेजिस्टर की वोल्टेज, और फिर कंबाइंड वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज। इससे पहले जो तीन सर्किट मैंने बनाए थे उनमें एक ही एलिमेंट था, तो यहाँ पर इंडक्टर की वोल्टेज है और एक टोटल वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इंडक्टर की वोल्टेज और टोटल सेम ही होनी है बिकॉज ये पैरेलल है। तो वहां पर दो अलग अलग वोल्टेजेस नहीं थी, यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्टेज अलग है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि ये आएगा ये अलग है। तो यहाँ पर तीन फेजर तो वोल्टेजेस वाले ही बन जाएंगे। पिछले वाले सर्किट्स में एक वोल्टेज का फेजर बना था और एक करंट का, यहाँ पर तीन फेजर तो वोल्टेज के ही बन जाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट करंट, मान लीजिए इस सर्किट में जो करंट चल रहा है, लेट दैट बी I। ठीक है, नाउ क्योंकि ये सर्किट सीरीज सर्किट है इसलिए करंट आपका अलग अलग नहीं होगा। जो करंट रेजिस्टर में फ्लो करेगा वही करंट कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो करेगा। So in this circuit, on the whole, we are having four phasors. Since there are four sinusoidally oscillating quantities, three of which are voltages and one is the current element. ठीक है, तो ये चार फेजर्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, लेकिन नाउ सपोज कीजिए हमसे कहा गया कि ओवरऑल वोल्टेज ये है, तो VR कितना होगा और VC कितना होगा। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर का, वो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर का रिलेशन करंट के हिसाब रेफरेंस में है। हमें पता है कि करंट का फेज जो भी होगा रेजिस्टर में, उसी फेज में उसकी वोल्टेज होगी। जो भी करंट का फेज होगा कैपेसिटर में, उसके मुकाबले वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे रहेगी। तो जो हमारे पास रिलेशन है वो VR का I के साथ है, VC का भी I के साथ है। हमें VR और VC का रिलेशन V के साथ नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के सीरीज सर्किट में
हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस लिखना, वो V के इक्वेशन लिखकर स्टार्ट नहीं करेंगे, करंट की इक्वेशन लिखकर स्टार्ट करेंगे। ऐसे हो नहीं सकता ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे भी हो जाएगा, बट हमारे लिए जो आसान रहेगा रास्ता वो ये है कि पहले आप करंट की इक्वेशन एज्यूम करो, जिससे कि फिर उसके रेफरेंस में हम वोल्टेजेस की इक्वेशन लिख पाए। सो सपोज कीजिए कि इस सर्किट में चलते हुए करंट की जो इक्वेशन थी वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके, नाउ अगर आप हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रेजिस्टर, सो रेजिस्टर के अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के अक्रॉस चलने वाले करंट के साथ साथ फेज में रहती है। इसका मतलब रेजिस्टर की जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसमें एक तो उसकी पीक वैल्यू होगी विच इज वी आर नॉट, और साइन, और जो फेज होगा दैट विल बी सेम एज द फेज ऑफ द करंट। तो जो फेज आपने करंट का लिया था यानी ओमेगा टी, बिल्कुल वही फेज आपको रेजिस्टर वोल्टेज का लेना है। अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज की बात करनी है तो वी सी नॉट साइन ऑफ फेज ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी तो फेज हो गया करंट का। नाउ कैपेसिटर में हम जानते हैं कि करंट 90 डिग्री आगे रहता है, तो करंट का फेज अगर ओमेगा टी था तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी नहीं हो सकता। वोल्टेज को आपको पाई बाय 2 90 डिग्री पीछे रखना है, हेंस पाई बाय 2 विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो ये इक्वेशन है। तो हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की जो वैल्यूज हैं उनका जो फेज है, फेज हमने करंट के फेज के हिसाब से सेट किया है। तो अगर हम पहले वोल्टेज सिग्नल लिखते हैं तो वोल्टेज सिग्नल का रिलेशन वी आर और वी सी के फेज के साथ हमें नहीं पता बिफोर हैंड। हमें जो रिलेशन पता है वी आर और वी सी के फेज का वो करंट के फेज से पता है। इसलिए इस तरह के सर्किट में वी विल स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द करंट फर्स्ट। अगर ये सर्किट सीरीज ना होता, पैरेलल होगा, तो वहां पर सारे के सारे कंपोनेंट्स की वोल्टेज बराबर होती, तो हम वोल्टेज से स्टार्ट करते। तो जो भी चीज कॉमन है आप पहले वो वाला सिग्नल लिखिए। पैरेलल वाला केस आपके कोर्स में आता नहीं है, लेकिन वो अगर आएगा भी तो वो होता बहुत आसान है। वी विल हैव अ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ऑन दैट आल्सो। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने अभी बात की थी कि देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ऑसिलेटिंग। एक करंट है, एक इसकी वोल्टेज, एक इसकी वोल्टेज और एक ओवरऑल वोल्टेज, मतलब ये वाली जो बैटरी है इसकी वोल्टेज। तो वो वाली अभी मैंने लिखी ली। ये तीन हमारी समझ में आ गई हैं तो ठीक है, वी कैन प्रोसीड फर्दर। फोर्थ वन आई विल बी राइटिंग इन अ शॉर्ट व्हाइल। कोई डाउट है किसी को भी? ओके, देखिए नाउ इसका फेजर डायग्राम हमें बनाना है। वी अगेन ड्रॉ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सबसे पहले आप वो वाला फेजर बनाइए जो फेज कॉमन है सभी के लिए। जो फेजर कॉमन है, आई की वैल्यू कॉमन है, तो मैं रेफरेंस इसको बना रहा हूं और मान लीजिए कि मैंने करंट का फेज ये बनाया, दिस इज द फेजर ऑफ द करंट। तो करंट की इक्वेशन में जो फेज है, फेज एंगल वो ओमेगा टी है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल ओमेगा टी होने वाला है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आई आर एन एस। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को आ रहा है तो बताइए। Anyone having any doubt in this? Okay. उसके बाद आपने एक बार करंट का फेजर बना दिया, वोल्टेज का जो फेजर है रेजिस्टर के अक्रॉस की वोल्टेज का फेजर वो करंट के फेज में ही रहता है। ठीक, तो मैं इसी लाइन के अराउंड इसको बनाऊंगा। क्या मैं इसको उतना ही लंबा बनाऊं, बड़ा बनाऊं कि छोटा बनाऊं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। वी आर नॉट की जो वैल्यू है, वी आर नॉट की वैल्यू क्या होगी? वी आर नॉट वुड बी आई नॉट आर। ठीक है, एंड हेंस वी आर एम एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई आर एम एस इंटू आर। तो आई आर एम एस बड़ा होगा कि वी आर एम एस बड़ा होगा, निर्भर करेगा कि आर कितना है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, हो सकता है दोनों बराबर हो। ठीक है, तो उसका कोई अलग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन दिस टाइम आई एम ड्रॉइंग वी आर एम एस टू बी स्मॉलर देन आई आर एम एस। सो लेट्स से दिस वाज द फेजर फॉर द वोल्टेज डेवलपिंग अक्रॉस द रेजिस्टर। सेम फेज है, ओमेगा टी ही है, ठीक है, लेकिन पीक वैल्यूज की ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको मैं लिख रहा हूं वी आर आर एम एस।
वी आर आर एम एस वेक्टर, वी आर का आर एम एस वैल्यू, ठीक है। नाउ कैपेसिटर की वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज का फेज देखिए ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब इसको आपको यहां पे कहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, so this is VCRMS, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसकी वोल्टेज, ये एंगल कितना है, वोल्ट करंट से 90 डिग्री पीछे होगी कैपेसिटिव वोल्टेज, ये रहा यहाँ पर, ये मेंशन कर दिया। तो मैंने 3 फेजेस बना दिए हैं, रेजिस्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज एंड करंट का ओवरऑल करंट, ठीक है। नाउ जो फोर्थ वोल्ट फेजर हमारा रहता है वो है इसकी वोल्टेज, ठीक है। अब आप लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा है उसके हिसाब से मान लीजिए कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस, मान लो कि ऐसा कोई सर्किट है, किसी सर्किट की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज कीजिए 6 वोल्ट है, तो इन दोनों को सॉल्व करके डेफिनेटली आपका 11 वोल्ट आना चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच ऑफ द एलिमेंट्स, अगर उनको हम अलजेब्रिकली ऐड कर लें तो इट शुड गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स वोल्टेज, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट ये जो फैक्ट है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए ट्रू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए ट्रू है, आरएमएस वैल्यूज के लिए अलजेब्रिक एडिशन नहीं काम करेगा, वो हम अलग से प्रूफ कर लेंगे कि अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, लेकिन अभी के लिए बस आप इसको एज इट इज ले लो, समझ लो। तो आरएमएस वैल्यू जब हम कंबाइन करते हैं, अभी हमको क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस की जो आरएमएस वैल्यू है ये वाली, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस की आरएमएस वैल्यू है मतलब ये वाली, इन दोनों आरएमएस वैल्यूज को कंबाइन करने के बाद हमारा जो एसी है, ओवरऑल एसी सोर्स, ये इसके आरएमएस वैल्यू तक पहुंचना है, ये हमें अभी करना है। सो नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं, नॉर्मली जो हम सोचते हैं वो ये होगा दैट वी आरएमएस यानी टोटल आरएमएस इज इक्वल टू वी आर आरएमएस प्लस वी सी आरएमएस, ये हम नॉर्मली सोचते हैं अलजेब्रिक एडिशन, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इनका एडिशन अलजेब्रिक ना होकर वेक्टोरियली होगा, आपने इन सभी क्वांटिटीज को वेक्टर माना हुआ है तो इनका एडिशन भी वेक्टर फॉर्म में होगा। सो अगर आपको टोटल वोल्टेज का वेक्टर चाहिए तो आप इंडिविजुअल वोल्टेजेस को वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करोगे, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो वी आर एम एस का फेजर डायग्राम ये है, फेज ये है और इसका फेजर ये हो गया वोल्टेज का। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आई विल नीड टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम लॉ, आई नीड टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम and then according to the parallelogram law इसका जो रिजल्टेंट फेजर आ जाएगा वो इस तरफ आ जाएगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस की वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज, उन दोनों को मर्ज किया, जो हमें मिला दैट इज द वोल्टेज ऑफ द ओवरऑल सर्किट, ये पूरे के पूरे सर्किट की वोल्टेज है VRMS, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर जनरेट हो रहा है क्या? मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि यहाँ पर वेक्टर्स क्यों यूज हो, ठीक है, मैंने ये नहीं बताया। उसके अलावा कोई दिक्कत है किसी को? फॉर द टाइमिंग हमने मान लिया है कि हम इनको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको वेक्टर मान रहे हो, इसको वेक्टर मान रहे हो, तो फिर इनमें से किन्हीं दो क्वांटिटीज का सम अगर तीसरे के बराबर आएगा तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करोगे तो वेक्टोरियली ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक बार इनको मान लिया कि दे आर वेक्टर्स, दे कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर, देन दे शुड गेट एडेड लाइक वेक्टर्स ओनली। ये कोई, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो जो अभी हमने बना दिया है, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर 4 फेजर्स बनेंगे, एक फेजर बनेगा ओवरऑल करंट का, एक फेजर रेजिस्टर की वोल्टेज, एक फेजर कैपेसिटर की वोल्टेज और एक फेजर ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है। इस पूरे के पूरे सर्किट में फेज फैक्टर मैंने आपको बताया था, फेज फैक्टर ऑफ एनी सर्किट इज फेज ऑफ करंट
माइनस फेज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले लें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो इसकी वैल्यू आई थी 0 डिग्री। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले लें तो इसकी वैल्यू आई थी 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। ठीक है, रेजिस्टर चाहता है कि फेज डिफरेंस 0 रहे, कैपेसिटर चाहता है कि फेज डिफरेंस π/2 रहे। लेकिन अगर ये दोनों ही एक साथ एक ही सर्किट में लग जाए तो ये अपने हिसाब से सेट करना चाहेगा वैल्यू को, ये अपने हिसाब से सेट करना चाहेगा वैल्यू को, और इसलिए आरसी सर्किट में जो वैल्यू होगी वो डेल्टा फाई की वो कुछ ऐसी होगी कि वो π/2 से तो कम हो लेकिन 0 से ज्यादा हो। सो देयर विल बी सम इंटरमीडिएट वैल्यू लाइक 40 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड, ऐसा होना चाहिए था। नाउ सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि किसी एक सर्किट का फेजर डायग्राम ये है, ध्यान से देखो इसको, किसी एक सर्किट का फेजर डायग्राम ये है, उस सर्किट का ओवरऑल करंट ये है और उस सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज ये है, और ये एंगल आपको दे दिया गया सपोज कीजिए 35 डिग्री। आपसे पूछा गया कि इस सर्किट का डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई क्या है, तो डेल्टा फाई बताता है कि करंट का फेज कितना आगे है वोल्टेज के फेज से, तो करंट का फेज कितना आगे है वोल्टेज के फेज से, दैट इज 35 डिग्री। किसी को डाउट है इसमें? एज पर द फेजर डायग्राम द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 35 डिग्री। तो अगर आप पूरे के पूरे फेज ऑफ द करंट में से फेज ऑफ द वोल्टेज माइनस करते हो, और फेज का मतलब मैंने आपको बताया कि एंगल यहां से नापो, करंट का फेज देखना है तो इस पूरे एंगल को लेना पड़ेगा, और वोल्टेज का फेज देखना है तो इस एंगल को लेना पड़ेगा, तो इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करोगे यू विल गेट 35 डिग्री। सो एज पर दिस डायग्राम द फेज डिफरेंस इज ऑफ 35 डिग्री। अब ये वैल्यू 35 डिग्री क्योंकि इस रेंज में लाई कर रही है, तो इस चीज को चेक करके आप बता सकते हो कि जिस सर्किट का ये फेजर डायग्राम है उस सर्किट में रेजिस्टर भी है और उस सर्किट में कैपेसिटर भी। सो दिस डायग्राम कैन नॉट कोरस्पॉन्ड टू प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव, रादर इट वुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, आरसी सर्किट। ठीक है, देखो आई आगे है, वी पीछे है, लेकिन आई 90 डिग्री आगे नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हमें मिला। हमारा जो आई है वो ये रहा और हमारा जो वी है वो ये रहा, वी है ओवरऑल सर्किट का भी। सो हमारे डायग्राम में फेज फैक्टर जो वी से लेकर आई तक का गैप होता है वो यहाँ कहाँ है, तो वी से लेकर यानी कि ये वी हो गया, वी से लेकर आई तक का जो गैप है एंगुलर गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम डेल्टा फाई बोलते हैं, इस सर्किट का डेल्टा फाई। सो फेज फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इस डायग्राम में वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये एंगल 0 से बड़ा है बट इट इज लेसर देन 90 डिग्री। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? सो डेल्टा फाई is lesser than π/2 but it would be greater than 0। RC सर्किट का फेज डायग्राम। कोई कुछ बोल रहा था अभी? इसमें हमने ये वाला वेक्टर कैसे निकाला है, VRMS वेक्टर, वो वाली इक्वेशन मैंने इरेज कर दी है, आप लोग नोट तो आपने कर ली होगी वैसे। ओवरऑल सर्किट का जो RMS वैल्यू है ओवरऑल सर्किट का वो इक्वल होगी VCRMS और VRRMS। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये ना मैं नोटेशन जब लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ज्यादा सबस्क्रिप्ट ज्यादा लंबा हो रहा है, तो नाउ ऑनवर्ड्स जब भी हम केवल VR लिखेंगे, जब केवल VR लिखेंगे इसका मतलब RMS वैल्यू ऑफ VR है। जब मैं कभी BC लिखूंगा इसका मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द RMS वैल्यू। ठीक है, मुझे अगर पीक वैल्यू लिखनी है तो मैं VC नॉट लिखूंगा, और अगर RMS लिखनी है तो मैं RMS सबस्क्रिप्ट अलग से नहीं लिखूंगा, आई विल सिंपली बी मेंशनिंग VC। For you, only VC will be meaning, will be implying VCRS now onwards। ठीक है, तो ये बात बहुत बड़ी सब्सक्रिप्ट है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, बुक्स में भी ऐसा ही हुआ। सो दिस इज V वेक्टर इज इक्वल टू VC वेक्टर प्लस VR वेक्टर, दिस इज व्हाट आई मीन, ये RMS ही है। अगर हमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अब RL सर्किट पर प्रोसीड करते हैं। RL सर्किट,
इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगेन इसमें भी एक चीज और देखिए, इसमें भी पोजीशन जो थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव पोजीशन इंपॉर्टेंट है। मतलब जो करंट का फेजर था वो मैंने यहाँ पे बनाया था। आप लोग अगर करंट का फेजर इस क्वाड्रेंट में बना देते हो, मान लो दिस इज द फेजर ऑफ द करंट आरएमएस वैल्यू, ठीक है, उसके रेफरेंस में फिर वीआर बनाते हो, और वीआर मान लीजिए इसी तरफ आ गया, फिर करंट के अलोंग ये वीआर का फेजर है। कैपेसिटर का फेजर वो 90 डिग्री पीछे रहेगा। कैपेसिटर का फेजर मान लीजिए इधर आ गया, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो फिर जो ओवरऑल फेजर आएगा वोल्टेज का वो इनके वेक्टर एडिशन से आएगा। तो जो रिजल्ट है आपका वो ये हो जाएगा, दिस इज वी वेक्टर। तो ये डायग्राम भी उतना ही ठीक है जितना प्रीवियसली ड्रॉन डायग्राम था। तो पोजीशंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, रिलेटिव पोजीशन से फर्क पड़ रहा है। आपका जो पिछले वाला पैरेललोग्राम था जो मैंने इस क्वाड्रेंट में बनाया था, उसी को आपने रोटेट कर दिया है, रोटेट होने दिया, कुछ समय बाद फिर दोबारा से फोटो खींच लिया। तो ये उसी का कुछ देर बाद का वर्जन है। तो आप किसी भी पोजीशन पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने पहला फेजर किसी एंगल पे ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरा फेजर, तीसरा फेजर, वो सब पहले वाले के हिसाब से ही ड्रॉ होंगे, उनमें कोई चॉइस नहीं है। यू हैव अ चॉइस फॉर द फर्स्ट फेजर टू बी ड्रॉन। ओके, तो ठीक है, निकल दो। तो फाइल होगा और बाकी ठीक है। और कल मॉर्निंग लेके मैं बता दूंगा सुबह। ठीक, सो द चेंज इन द सर्किट विल बी, अब हम इंडक्टर ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ रेजिस्टर प्लस इंडक्टर, आर एल सर्किट, एल आर बोल सकते हैं, आर एल बोल सकते हैं। तो पिछली बार की तरह यहाँ पर भी आपके पास चार फेजर है जिनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फेजर चार क्यों है? क्योंकि चार ही फिजिकल क्वांटिटीज है जो साइनसॉइडल ऑसिलेशन रखती है। पहली फिजिकल क्वांटिटी विच विल बी साइनसॉइडली ऑसिलेटिंग, अगेन करंट से शुरू करेंगे क्योंकि ये भी सीरीज सर्किट है। सो सपोज कीजिए कि करंट का फेजर, करंट की इक्वेशन आपने आई नॉट साइन ओमेगा टी मानी, यानी आपने इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द करंट माना है ओमेगा टी। तो इसके रेफरेंस में अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हो रेजिस्टर के लिए, तो वो रेजिस्टर की डिवाइस, रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अक्रॉस की वोल्टेज को उसी फेज में रखेगा जिस फेज में करंट था। कैपेसिटर की जगह इंडक्टर आ चुका है, तो इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को आगे रखता है और करंट को पीछे रखता है। सो इन ऑर्डर टू हैव दिस वोल्टेज सिग्नल अहेड ऑफ करंट, करंट के आगे 90 डिग्री आगे, जबकि करंट का फेज ओमेगा टी है, तो यहां पर आना चाहिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। सो द इक्वेशन वुड बी VL is equal to VL naught sin of omega t plus pi by 2. This is the equation. ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन के हिसाब से हम लोग फेजर डायग्राम बना लेंगे। करंट का जो फेजर है वो आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी स्टार्ट उसको कर दीजिए। लेट्स सपोज कि मैंने करंट का फेजर इस तरफ कहीं बना दिया, दिस इज द फेजर ऑफ द करंट ऑफ द सर्किट, आई वेक्टर। तो आई वेक्टर का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो उसके फेज के बराबर होगा। सो दिस एंगल शुड बी ओमेगा टी। देन वी आर, वी आर का फेज भी वही है, ठीक है। लेट्स से वी आर यहां तक है, आप इसको इससे बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। लेट्स से वी आर वेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट वी एल वेक्टर? सो वी एल का फेज 90 डिग्री आगे है। So this is the voltage vector for the inductor VL vector, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि I से 90 डिग्री आगे रहती है VL। तो तीन फेजर हमने बना दिए, चौथा फेजर है ओवरऑल वोल्टेज का। सो ओवरऑल वोल्टेज का जो फेजर होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ VL वेक्टर एंड VR वेक्टर, ठीक है। तो यू विल बी कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम।
and this is the resultant phasor. This is V vector. Okay, now as per the diagram, अगर आप ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज को देखते हो, सपोज कीजिए हमसे कहा गया कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल है I और V के बीच का एंगल, I और V के बीच का एंगल, ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज के बीच का एंगल, मान लीजिए हमसे कहा गया कि ये 50 डिग्री है, आपसे कहा गया कि ये 50 डिग्री है एग्जाम्पल, तो फिर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हुई? डेल्टा फाई की वैल्यू, तो डेल्टा फाई की वैल्यू होती है फेज ऑफ करंट माइनस फेज ऑफ वोल्टेज। तो इस वाले डायग्राम में तो वोल्टेज आ गया है और कितनी डिग्री से आ गया है? 50 डिग्री से। तो अगर आप करंट के फेज में से वोल्टेज का फेज माइनस करते हो, करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो सपोज कीजिए कि इस डायग्राम के वक्त ओमेगा टी की वैल्यू 20 डिग्री थी, इसका मतलब करंट कितने एंगल पर है? 20 डिग्री पर, तो ये तो हो जाएगा 20 डिग्री माइनस, अगर ये 20 डिग्री है और ये 50 है, तो वोल्टेज का एंगल कुल मिलाकर कितना होता है? दिस इज 70 डिग्री। सो जो वैल्यू आएगी फेज फैक्टर की वो -50 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि आपके फेजर डायग्राम में करंट के मुकाबले वोल्टेज आगे है, तो फिर ये जो एंगल है, इस एंगल का जो रीडिंग आएगा डिग्रीज में या रेडियन में, फेज फैक्टर उसका नेगेटिव होगा। सो फेज फैक्टर की वैल्यू -50 डिग्री, यानी कि ये वाली चीज होगी। ठीक है, और फिर इसलिए अगर आपको 50 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो वो हो गई माइनस डेल्टा फाई। तो सही तरीका ये है कि आप इस एंगल को पिछली बार की तरह सिर्फ डेल्टा फाई मेंशन ना करके माइनस डेल्टा फाई मेंशन कीजिए, जिससे कि जब आप डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करो, डेल्टा फाई कितना था? -50, तो -50 का माइनस दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो और यहाँ पे प्लस डेल्टा फाई कर दोगे तो भी एटलीस्ट बोर्ड में तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो माइनस करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ हमें पहले से पता है कि डेल्टा फाई नेगेटिव है, जबकि ये एंगल पॉजिटिव में आना चाहिए। जब हम नापेंगे इसको तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ, इसलिए मैंने माइनस और डेल्टा फाई की वैल्यू रख दी, व्हिच विल बी 50 डिग्री। सो ये फेजर डायग्राम हो गया आरएल सर्किट का। किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं? देखिए, जो डायग्राम जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, उसके अंदर जो बेसिक डायग्राम्स थे वो छुपे हुए होते हैं, आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि इस सर्किट के बेसिस पे बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम क्या होगा। तो प्योरली रेजिस्टिव में क्या अंतर होता? प्योरली रेजिस्टिव में VL 0 होता। ठीक है, सिर्फ ये होता और ये होता। VL 0 होता मतलब ये वेक्टर हटा दो आप। ठीक है, ये वाला वेक्टर हटा दो, जब है ही नहीं, और VL नहीं है तो V की वैल्यू तो VR है, V की वैल्यू VR है। इसका मतलब जब ये वेक्टर है ही नहीं तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये खुद इसी तरफ आ जाता है, तो फिर यही दो वेक्टर रह जाते हैं। तो इसके अंदर से आप प्योरली रेजिस्टिव का फेजर डायग्राम निकाल के ला सकते हो अगर आप इसको 0 कर दो। सिमिलरली मान लीजिए प्योरली इंडक्टिव का निकाल के लेके आना है तो आप R को 0 कर दो। सो अगर R 0 हो जाएगा इस VR को हटा दो, ये VR 0 हो जाएगा तो V की वैल्यू VL हो जाएगी, तो ये V इसकी तरफ पॉइंट करेगा, तो ये V इधर आ जाएगा, आइए रहा। ठीक है, तो इसी के अंदर प्योरली इंडक्टिव फेजर डायग्राम भी है। अब जो लास्ट सर्किट हमारा बचा है फेजर डायग्राम बनाने के लिए, दैट इज ऑफ RLC सर्किट, जिसमें तीनों एलिमेंट हो, और उस डायग्राम के अंदर ये वाला डायग्राम भी होगा, RC का डायग्राम भी होगा, और प्योरली रेजिस्टिव कैपेसिटिव इंडक्टिव, यानी अभी तक के बनाए जा चुके पांचों डायग्राम इस छठे डायग्राम के अंदर से निकल आएंगे। तो जो सुपर सेट है पूरे के पूरे फेजर एनालिसिस का अभी तक के, वो हम अब बनाने वाले हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम फॉर RLC सर्किट। और हम सीरीज सर्किट की ही बात कर रहे हैं।
फेजर डायग्राम का यूज क्या है ये हम अब अगली क्लास में कर पाएंगे। फेजर डायग्राम से हम एक दो फॉर्मूले निकालेंगे एक्चुअली, जो फेजर डायग्राम से निकलते हैं, और फिर उन दो फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया करेंगे। लेट दिस बी आर इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। आर एल सी सर्किट। इस रेजिस्टर के अक्रॉस की जो वोल्टेज है लेट दैट बी वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस की जो वोल्टेज है लेट दैट बी वी एल, कैपेसिटर के अक्रॉस की जो वोल्टेज है लेट दैट बी वी सी, और ओवरऑल वोल्टेज जो है लेट दैट बी वी। ठीक है। नाउ इसमें भी क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, इसलिए जो पहली इक्वेशन हमको लिखनी चाहिए, जो रेफरेंस फेजर वेक्टर फेजर बनाना चाहिए हमें, वो करंट का बनाना चाहिए। इसके रेफरेंस के हिसाब से फिर हम इन तीनों को बना लेंगे। तो करंट की जो इक्वेशन है हमने वो एज्यूम की कि उसकी वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है मान लो। सो अगर ओवरऑल करंट ये है तो वी आर क्या होगा? तो वी आर होगा वी आर नॉट उसका पीक, एंड रेजिस्टर के अक्रॉस की जो वोल्टेज होती है वो करंट के साथ साथ रहती है फेज वाइज। तो इसका ओमेगा टी था तो इसका भी ओमेगा टी था, कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम इंडक्टर की वोल्टेज लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी वी एल नॉट, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है करंट के मुकाबले आगे। अब क्योंकि करंट का फेज मैंने ओमेगा टी माना है और मुझे वोल्टेज को आगे रखना है, इसलिए मैंने प्लस किया पाई बाई टू। एंड सिमिलरली वी सी हो जाएगा वी सी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कैपेसिटर करंट को आगे रखता है, कैपेसिटर करंट को आगे रखता है, वोल्टेज को पीछे रखता है। तो करंट अगर ओमेगा टी पर है तो वोल्टेज पीछे रह जाए, इसके लिए माइनस पाई बाई टू। इससे पहले की जो दो फेजर डायग्राम हमने बनाए वहां पर चार फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका फेजर बनाया। दो तो वोल्टेजेस थी कंपोनेंट्स की वी आर एंड वी सी, या फिर दूसरे सर्किट में वी आर एंड वी एल, फिर एक ओवरऑल वोल्टेज थी और एक करंट था। यहाँ पर कितने फेजर डायग्राम बनाए जा सकते हैं? तो एक वी आर, एक वी एल, एक वी सी, तीन तो ये बेसिक हो गए, एक ये हो जाएगा चार, और फिर एक ओवरऑल वोल्टेज पांच। तो इस डायग्राम में हम पांच फेजर्स बनाएंगे। चार डायग्राम फेजर डायग्राम्स सॉरी फेजर्स होंगे वोल्टेजेस के, और एक होगा करंट। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं करंट की, इनमें वोल्टेजेस की, इसमें वी आर नॉट की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछता है कि वी आर नॉट कितना है, सो वी आर नॉट की वैल्यू होगी आई नॉट आर। अगर मान लीजिए पूछा वी एल नॉट, ये पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज, तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया है कि ये आई नॉट इंटू एक्स एल होगा, और वी सी नॉट पीक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव वोल्टेज, वो आई नॉट इंटू एक्स सी होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है V टू आई आर, उसी की तरीके के ये फॉर्मूले हैं, बस आर की जगह उनके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंस आ जाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज पहले समझ लेते हैं अलग से। सपोज कीजिए हम थोड़ा सा 11th क्लास की स्टार्टिंग में चलते हैं, जब हमने वेक्टर सीखा था। अगर हमसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लग रही है 12 न्यूटन, और एक फोर्स पीछे लग रही है 5 न्यूटन, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि इस पर केवल एक फोर्स लग रही है जिसकी डायरेक्शन 12 न्यूटन की तरफ होगी, और वो 7 न्यूटन की हो जाएगी। मतलब आपने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स इफ दे आर exactly opposite to each other, means inclined at 180 degree to each other। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए हमसे कहा जाता कि ये वैल्यू है 4 न्यूटन, ये वैल्यू है सपोज कीजिए 9 न्यूटन, और एक वैल्यू इस तरफ कहीं पर है, लेट बी 7 न्यूटन। मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें। इन तीनों का रिजल्टेंट कितना था? तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 और 9 को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ को यूज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मींस ऑन द होल आप वही काम कर रहे हो, लेकिन बहुत ही इजियर वे में आप इसको करके निकल जाओगे। वो सारी कंसीडरेशंस लेके चलने की जरूरत नहीं है कि a स्क्वायर करो फिर b स्क्वायर करो फिर 2ab cos थीटा करो। हम जानते हैं कि तीनों को ऐड करना है, तो क्यों ना पहले इन दोनों को ऐड कर लिया जाए सीधे सीधे।
तो सिर्फ इन दोनों का जो इफेक्ट बचेगा वो बचेगा 5। तो अब जब पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए रह गया वो इस 5 में और इस 7 में रह गया। ये वाली बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कभी भी अगर इस तरीके के वेक्टर्स होंगे 3 जिनमें कि 2 बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो पहले उन दोनों को ही हम आपस में देखेंगे कौन सा बच रहा है, किस डायरेक्शन में बच रहा है, और इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ तीसरे को पकड़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए। ठीक है, ये आप जानते हो, आई वाज जस्ट मेकिंग यू रियलाइज कि आपको पता है, हम इसको यूज करने वाले हैं दोबारा से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेजर डायग्राम। सबसे पहले हमने करंट का फेजर बनाया। लेट दिस बी द फेजर ऑफ द करंट, इसको मैं आई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये जो इसकी इंस्टेंटेनियस एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला वो फेज के बराबर होता है, ये हम लिख चुके हैं। तो अगर आई का जो फेजर है वो यहाँ पर है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर का फेजर भी यहीं पर होगा, इसी डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, मैं फिलहाल छोटा ही ले रहा हूँ। लेट दिस इज वी आर। ठीक है, लेट दिस बी वी आर वेक्टर। वी एल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो 90 डिग्री आगे है करंट के मुकाबले, 90 डिग्री आगे। और यहाँ पे आगे होने का मतलब क्लॉकवाइज सेंस ही होगा, रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में ही हो रहा है। तो 90 डिग्री आगे मतलब ये नहीं करना है, 90 डिग्री आगे मतलब इस तरफ से। सो हमने वेक्टर बनाया इस तरफ। लेट्स से दिस इज वी एल वेक्टर, इंडक्टिव वोल्टेज जो कि आई के मुकाबले है, आई के मुकाबले 90 डिग्री आगे है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका फेज एंगल क्या है, तो आप एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा एंगल देखोगे कितना बड़ा है, और वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90, जो कि इसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस 90। चलिए, उसके बाद है वीसी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है, मतलब करंट के ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे। तो करंट इसका वीसी का जो फेजर वेक्टर आएगा वो इस तरफ कहीं पर आना चाहिए। ठीक है, दिस इज वी सी वेक्टर, और ये करंट से पाई बाई 2 पीछे है, यानी कि 90 डिग्री पीछे है। तो इससे ये 90 डिग्री पीछे है और इसी से ये 90 डिग्री आगे है, इसलिए 90 और 90 ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है 180 डिग्री पे। मैंने VC को छोटा बनाया है, VL को बड़ा बनाया है। इट इज जस्ट एन assumption while drawing this diagram। ऐसा हमेशा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो कि VL नॉट बड़ा होगा कि VC नॉट बड़ा होगा, तो I नॉट तो दोनों के लिए बराबर है। तो अब डिपेंड करता है कि XL बड़ा है कि XC बड़ा है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है। तो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है, तो मेरे डायग्राम के हिसाब से VL बड़ा है। ठीक है, यानी कि VL का RMS बड़ा है। RMS बड़ा है इसका मतलब VL नॉट बड़ा है, यानी कि मैंने अपने डायग्राम में assumption ले लिया है कि XL बड़ा है। For this diagram, I have assumed that the inductive reactance is greater than the capacitive reactance. This is a pure assumption while drawing this diagram. कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। अगर कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो बड़ा होता तो ये और लेंथी हो जाता। हो सकता है दोनों बराबर ही हों, तब ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे एंड देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो कई सारे केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस बेसिकली हैं, उनमें से मैंने कोई एक ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक। नाउ ओवरऑल वोल्टेज वाला फेजर रह गया। मैंने अभी आपको बताया था कि इस वाले पर्टिकुलर सर्किट में देयर विल बी 5 फेजर्स, उनमें से 3 तो ये वोल्टेज हो गई, एक ये ओवरऑल वोल्टेज और एक करंट। तो ये 3 और एक करंट वी हैव ड्रॉ 4। अब ये जो ओवरऑल वोल्टेज है इसको निकालने का तरीका क्या है? तो ओवरऑल वोल्टेज जो होगा वो इन तीनों का सम होगा, VR प्लस VC प्लस VL। लेकिन क्योंकि ये खुद वेक्टर्स हैं इसलिए जो सम होगा दैट विल बी वेक्टर सम। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके अपने को ओवरऑल वोल्टेज वेक्टर मिलने वाला है। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई कि इनमें से ये 2 वेक्टर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए तो इनको सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमने VR को तो एक सेकंड के लिए रोका अलग और इनको पहले सॉल्व कर दिया। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए इसकी लेंथ ये है, मैंने इसकी VC की लेंथ इतनी बड़ी बनाई है, इतनी लेंथ इसकी
VL में से आप कम कर दो, ठीक है। तो मैंने निशान लगा दिया, यहां तक रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। किस किस का रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट सिर्फ VC और VL का है, VC और VL, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? VC और VL का मैग्नीट्यूड, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसमें से इसका मैग्नीट्यूड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसको लिख रहा हूं VL माइनस VC। ये जो आएगा VL में से VC माइनस करके जो आएगा, जैसे अभी हम कर रहे थे 9 में से 4 माइनस कर दिया था सीधे सीधे, ऐसे ही VL में से VC माइनस कर दिया सीधे सीधे, जो बचा वो वाला वेक्टर। तो ये मेरी नोटेशन है। ये नोटेशन क्या बता रही है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड VL और VC के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, इन दोनों को सॉल्व करके VC माइनस VL और वेक्टर। ये अब दो वेक्टर नहीं है, ये उन दोनों वेक्टर को हैंडल करने के बाद जो बचा क्वांटिटी उसको वेक्टर फॉर्म में लेनी है, ठीक है। ये नोटेशन अलग है, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। अब 3 में से 2 को तो हमने कंबाइन कर दिया, अब एक तो ये VR बचा हुआ है और एक ये जो नया वेक्टर बना रिजल्टेंट, उन दोनों को सॉल्व करना है। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ। तो आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना है इस वेक्टर में और एक VR वेक्टर में, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है इसमें। वी फर्स्ट कंप्लीटेड a parallelogram and then we draw the corresponding diagonal. So this is the resultant voltage. ये क्या आ गया नया वेक्टर? दिस इज वेक्टर V। इस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर, ठीक है। सो हमारे सर्किट का जो ओवरऑल वोल्टेज वेक्टर है वो ये बन गया, हमारे सर्किट का जो ओवरऑल करंट वेक्टर है वो ये बन गया, करंट फेजर वोल्टेज फेजर। तो ओवरऑल वोल्टेज और ओवरऑल करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं फेज फैक्टर। लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी जो फेज फैक्टर है वो नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज आगे है इसलिए नेगेटिव आना चाहिए। इसलिए आइडियली आपको इसे इस एंगल को माइनस डेल्टा फाई मेंशन करना चाहिए। उससे होगा क्या, जब आप प्रोटेक्टर रखकर इस एंगल को नापोगे और सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री आया, ये वाला एंगल मान लीजिए 30 डिग्री आया, तो आप क्या लिखोगे कि माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको माइनस डेल्टा फाई मेंशन किया है, माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू नापने में तो 30 डिग्री आ रही है, इसका मतलब हो जाएगा कि डेल्टा फाई माइनस 30 डिग्री है, और जो कि होना भी चाहिए, डेल्टा फाई नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाता हूँ तो फिर इसका मतलब ये निकल जाएगा जो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो दिस वुड बी बेटर अगर आप इस बात को एक्नॉलेज कर पा रहे हो कि मैं माइनस क्यों पुट कर रहा हूँ। अगर मेरा करंट का फेजर आगे आया होता वोल्टेज के मुकाबले तो फिर इसको मैं माइनस साइन यहाँ पर अपेंड नहीं करता, ठीक है। तो किसी को यहाँ कोई डाउट है क्या? दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द कंप्लीट LCR सर्किट, ठीक है। इस सर्किट के अंदर, इस डायग्राम के अंदर बाकी सारे के सारे फेजर डायग्राम छुपे हुए हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? अनन्या, आप वीडियो को पॉज मतलब स्टॉप कर सकते हो, तो वी आर डन।